नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा वीडियो संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस पर है। व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने समितियों का निर्माण किया है। ये समितियां समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य करती हैं। समिति व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति समिति की सहायता से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नियमानुसार करता है। समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मानव ने अपनी कार्य प्रणालियों, नियमों, पद्धतियों आदि का निर्माण किया है। मर्टन का कहना है कि जब लोग सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के अनुसार समाज में कार्य करते हैं तो समाज में आदर्श संतुलन होता है। समाज में व्यवहार करने के तरीके, समिति की कार्य प्रणालियाँ, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके ही संस्था कहलाती है। इनके द्वारा समाज में संतुलन बना रहता है। समाज की व्यवस्था, संतुलन, नियंत्रण आदि के लिए सामाजिक संस्थाओं का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर समाज में व्यक्ति और समूह अपने अपने सोच के अनुसार कार्य करेंगे तो अव्यवस्था बढ़ेगी। सभी व्यवस्थित तरीकों से व्यवहार करें, कार्य करें, इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। समिति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित कार्य प्रणालियाँ ही सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। समिति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित कार्य प्रणाली ही सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। परिवार एक संस्था है। इसका निर्माण करने के तरीकों को विवाह संस्था कहते हैं। संस्था के संबंध में अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसको समझने के लिए उनके विचारों, कथनों तथा वक्तव्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। संस्था का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। संस्था की परिभाषाएं अनेक समाजशास्त्रियों समनर, मैकाइवर, पेज, रॉस, बोगार्ड, ग्रीन, गिलेन और गिलेन, ऑकबर्न और निमकॉफ आदि ने दी है। हम इन समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं का विवेचन करेंगे तथा निष्कर्ष निकालेंगे कि संस्था का समाजशास्त्र में क्या अर्थ है। इनकी परिभाषा निम्नलिखित है। समनर ने लिखा है, संस्था अवधारणा एवं संरचना का योग है। एक संस्था अवधारणा एवं संरचना का योग है। मैकाइवर पेज ने संस्था को परिभाषा देते हुए कहा है, संस्था एक निश्चित संगठन है जो विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों को सुनिश्चित तरीके से पूर्ण करती है। मैकाइवर पेज अपनी संस्थाओं को स्थापित कार्य प्रणालियों के स्वरूपों के रूप में परिभाषित किया। इन्हीं के शब्द में संस्थाओं से हमारा तात्पर्य स्थापित स्वरूप की कार्य प्रणालियों की उन परिस्थितियों से है जो सामूहिक क्रिया की विशेषता है। बोगार्ड्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित होती है। ऑकबर्न ने निमकॉफ इस संस्था की व्याख्या करते हुए लिखा है, सामाजिक संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
संगठित और स्थापित प्रणालियाँ हैं। सामाजिक संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियाँ हैं। गिलिन और गिलिन का कथन है कि सामाजिक संस्थाएं कुछ सांस्कृतिक विशिष्टताओं को व्यक्त करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है। ग्रीन के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का एक इकाई के रूप में संगठन है। संस्था अनेक रीतियों और रूढ़ियों का एक इकाई के रूप में संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्यों को करता है। शरदलैंड और साथियों के अनुसार समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था उन जनरीतियों तथा रूढ़ियों का संग्रह है जो कुछ मानवीय लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति का केंद्र है। पूर्वोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साधन और कार्यप्रणाली की संरचना है। संस्था की उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। W.G. समनर ने अपनी कृति फोकवेज में संस्था की उत्पत्ति और विकास को विस्तार से स्पष्ट किया। विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना होगा कि संस्था की उत्पत्ति और विकास को किस विद्वान ने स्पष्ट किया और कौन सी पुस्तक में किया, तो वो है फोकवेज, W.G. समनर की। इनका कहना है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरल और सादा तरीके से पूर्ण करना चाहता है। वह आवश्यकताओं को कम श्रम कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में पूरी करना चाहता है। इसके लिए वह विचार करता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आता है, उस विचार के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति करता है। जब व्यक्ति देखता है कि यह तरीका आवश्यकता की पूर्ति का सरल, सादा, सीधा, अच्छा है, तो वह उस तरीकों को बार बार काम में लाता है। धीरे धीरे ये तरीका उसकी आदत बन जाता है। दूसरे जन जब देखते हैं कि वह तरीका अच्छा है तो वे भी उनका अनुसरण करते हैं और उस व्यक्ति की आदत धीरे धीरे समूह की आदत बन जाती है। ये आगे चलकर जनरीति बन जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। समय व्यतीत होने के साथ साथ जनरीति के साथ पूर्वजों का प्रभाव जुड़ जाता है। लोग समझने लगते हैं कि पूर्वजों ने ये तरीके बनाए हैं, इनका हमें पालन करना चाहिए। जब पूर्वजों की भावना का तत्व जनरीति के साथ जुड़ जाता है तथा जनरीति प्रथा के रूप में विकसित हो जाती है, उसे समाज की मान्यता मिल जाती है। जनरीति और प्रथा में मात्रा और समय का अंतर है, गुण का विशेष अंतर नहीं है। जनरीति का विकसित रूप ही प्रथा है, ऐसा समनर का मानना है। प्रथा ही आगे चलकर रूढ़ि बनती है। समनर ने बताया कि जब प्रथा के साथ समाज की अभिमति जुड़ जाती है, प्रथा के दो प्रकार बन जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक वे तरीके हैं जिनका पालन करने के लिए समाज बाध्य करता है। नकारात्मक तरीके वे हैं जिनके लिए समाज अपने सदस्यों को नहीं करने के लिए बाध्य करता है। उल्लंघन करने पर समाज दंड देता है। इस सकारात्मक
नकारात्मक और दंड की विशेषताएं ही प्रथा को रूढ़ि में विकसित कर देती हैं। जब रूढ़ियां मिलकर एक संरचना में व्यवस्थित हो जाती हैं, रूढ़ियों का संग्रह व्यवस्थित, क्रमबद्ध और एक संगठन में विकसित हो जाता है, तो समाजशास्त्री इसे संस्था के नाम से पुकारते हैं। संस्था रूढ़ियों का व्यवस्थित ढांचा है। विकसित समाजों में जैसे नगर, महानगर, राष्ट्र के स्तर पर समाज के चुने हुए प्रतिनिधि जब बहुमत से इन्हीं संस्थाओं को पारित कर देते हैं तो वे कानून बन जाते हैं। कानून औपचारिक और राजनीतिक होते हैं। संस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने की संरचना होती है। इसे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। सबसे पहले व्यक्ति के विचार आते हैं। व्यक्ति के विचार के अनुसार वो कार्य करता है तो कार्य करने की उसकी आदत बन जाती है, और वही व्यक्ति की जो आदत है वो समूह की आदत बन जाती है। जब समूह की आदत बन जाती है तो वो जनरीति का रूप ले लेती है, और जनरीति के साथ पुराने बुजुर्गों या पूर्वजों का अनुभव जुड़ जाता है तो वो प्रथा का रूप ले लेता है। और प्रथा के साथ जब कार्य करने के लिए दंड और सही करने के लिए उसको पुरस्कार दिया जाता है तो वो रूढ़ि का रूप ले लेता है, और रूढ़ियों का ढांचा ही संस्था का निर्माण ले लेता है। तो इस प्रकार एक संस्था का स्ट्रक्चर है, संस्था का निर्माण इस प्रकार होता है। अब हम ये देखते हैं कि संस्था की विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सामाजिक संस्थाओं की विशेषताओं का अनेक समाजशास्त्रियों ने विवेचन किया है। प्रमुख समाजशास्त्री मैकाइवर, पेज, समनर, गिलिन, बोगार्ड आदि हैं। मुख्य रूप से संस्था की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। संरचना। समनर, बोगार्ड आदि ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक संस्थाएं समाज की वह संरचना है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्थाएं मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियां हैं। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, समाज द्वारा मान्य होती हैं तथा एक ढांचा या संरचना के रूप में जटिल संगठन बन जाती हैं, तभी समाजशास्त्री उसे संस्था कहते हैं। संस्था की प्रमुख विशेषता अनेक कार्य प्रणालियों में भिन्नता है। इनकी एक संरचना होती है। समनर ने लिखा है, संस्था संरचना का योग है। निश्चित कार्य प्रणाली की व्यवस्था, डेफिनेट सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसीड्यूर। मैकाइवर, पेज के अनुसार संस्थाएं स्थापित कार्य प्रणालियों के रूप हैं। मानव समाज में रहकर अपनी अनन्य आवश्यकताओं, हितों, उद्देश्यों आदि को पूरा करना चाहता है। इसके लिए समाज में निश्चित, स्पष्ट और स्थापित समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणालियों का होना आवश्यक है। जब समाज में ये स्पष्ट रूप से विकसित हो जाती हैं तभी समाज के सदस्य व्यवस्थित रूप से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। इन्हीं को मैकाइवर ने संस्था या कार्य प्रणाली कहा। ऑगबर्न, निमकॉफ, बोगार्ड आदि ने भी कहा है कि संस्थाएं कुछ मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित हैं और स्थापित प्रणालियां हैं। संस्थाओं की ये प्रमुख विशेषता है जो इसे जनरीतियों, प्रथाओं तथा रूढ़ियों से विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है। संस्था इकाई के रूप में। इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म ऑफ यूनिट। संपूर्ण सांस्कृतिक संरचना में संस्था का विशेष स्थान है। संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। ऐसा पार्सन्स ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक द सोशल सिस्टम में कहा।
हैमिल्टन का भी ऐसा ही कथन है कि सामाजिक संस्थाएं समाज में रीति रिवाजों का एक पुंज है। संस्थाएं अनेक जन रीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का संगठित, व्यवस्थित और सुनिश्चित प्रतिमान है। एक ऐसी इकाई है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा व्यक्तियों को कार्य प्रणाली के रूप में सुविधा प्रदान करती है। संस्था एक इकाई के रूप में अनेक जन रीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का विकसित रूप है। ये लिखित, अलिखित तथा किसी भी रूप में समाज में हर काल में विद्यमान होती है। अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टनेस। संस्था मानव समाज की कार्य प्रणालियाँ हैं, नियमों की संरचना है जिसे हम देख नहीं सकते, इसलिए संस्था अमूर्त है, मूर्त नहीं। संस्था नियमों, रीति रिवाजों का व्यवस्थित संग्रह है। संस्था सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन को बनाए रखती है। व्यक्तियों पर नियंत्रण की व्यवस्था है। संस्था की ये विशेषता स्पष्ट करती है कि ये व्यक्ति के भार होती हैं तथा व्यक्ति पर दबाव रखती हैं। उद्देश्य, मर्टन ने कहा है कि मानव की सामाजिक संरचना में उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी पूर्ति व्यक्ति को संस्थागत साधनों से करनी चाहिए। प्रत्येक समाज में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। पारसन्स का भी यही निष्कर्ष है कि संस्थाओं के निश्चित उद्देश्य होते हैं। मेलिनोवस्की का कहना है कि प्रत्येक संस्कृति में प्रत्येक संस्था कोई न कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करती है। संस्था की उत्पत्ति और विकास का इतिहास भी इसी तथ्य को विकसित करता है कि प्रत्येक संस्था का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। विवाह, परिवार, जाति आदि संस्थाएं समाज में एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। प्रतीक, सिंबल्स। छठी विशेषता है प्रतीक। यह मानव स्वभाव है कि वह प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, परंपरा, प्रथा, विचार, धारणा आदि को कोई न कोई नाम देता है, उसे पहचानने के लिए प्रतीक प्रदान कर देता है। इसी प्रकार प्रत्येक संस्था का एक निश्चित सामान्य प्रतीक होता है। ये भौतिक, अभौतिक, मानव के समान पशु, प्राकृतिक वस्तु आदि कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में सूर्य, चंद्रमा, ओम, गाय, हंसिया, क्रॉस आदि। परमानेंस, सातवीं विशेषता है स्थायित्व। संस्था का विकास बहुत धीमी गति से होता है। इसके विकास में समय बहुत लगता है, परंतु जब संस्था एक प्रतीक, संरचना, अवधारणा, उद्देश्य, कार्य प्रणाली आदि के रूप में जब विकसित हो जाती है तो उसे बदलना या प्रतिबिंबित करना बहुत कठिन हो जाता है। बाल विवाह, दहेज, वैधव्य, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा आदि अनेक संस्थाएं और प्रथाएं बदलना कितना कठिन हो रहा है। संस्था का स्थायित्व दीर्घकालीन होता है। अभिमति और अधिकार। संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। उनका समाज के सदस्य पालन करें, इसके लिए संस्था के पीछे सत्ता होती है। उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। संस्था मानव समूह द्वारा मान्य होती हैं। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो मानव समूह उसे ऐसा करने से रोकता है। व्यक्ति को ये मालूम होता है कि संस्था के पीछे जन समूह की शक्ति है, इसलिए उल्लंघन करने से डरता है। संस्था के पीछे मानव समूह की शक्ति होने के कारण वह प्रभावपूर्ण होती है। तो ये संस्था की विशेषताएं हैं। अगला है संस्था के कार्य, फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। संस्था के क्या क्या कार्य हैं। पहला है आवश्यकता पूर्ति के साधन, मीन्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स।
संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं। संस्थाएं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के समाज द्वारा मान्यता प्राप्त साधन हैं। समाज के सदस्य प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं कि वे संस्थागत साधनों द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा समाज की व्यवस्था में संतुलन बनाए रखें। अगर संस्थाओं का गहनता से अध्ययन और अवलोकन करें तो ये पाएंगे कि संस्थाएं आवश्यकताओं की पूर्ति के सरल, सादा और अत्यंत उपयोगी साधन हैं जो समाज में वर्षों से प्रचलित हैं। व्यवहारों में एक रूपता, होमोजेनिटी इन बिहेवियर। संस्थाएं कार्य प्रणालियाँ हैं जिनका समाज के सदस्यों को पालन करना होता है। समान परिस्थितियों, आवश्यकताओं, समस्याओं, कठिनाइयों आदि में संस्थाएं व्यक्ति को एक से तरीके प्रदान करती हैं जिनके द्वारा वे व्यवहार करें। इस प्रकार संस्थाएं एक समाज के व्यक्तियों में समानता, एक रूपता या अनुरूपता बनाए रखती हैं। इससे उनमें यांत्रिक अथवा जैविक एकता बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। समाज की एकता, संतुलन और निरंतरता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार में अंतर कम से कम हो। सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख तथा प्रभावशाली साधन है। आदिम और ग्रामीण समाजों में तो संस्थाएं ही सामाजिक नियंत्रण करती हैं। धर्म, परिवार, जाति आदि संस्थाएं समाज को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती रही। परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण। समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि समाज में श्रम विभाजन हो तथा स्त्रीकरण हो। व्यक्ति की परिस्थिति, भूमिका निश्चित हो। सभी समाजों में ये महत्वपूर्ण कार्य संस्थाएं करती हैं। संस्थाएं सामाजिक विभेदीकरण और स्त्रीकरण का कार्य करती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति स्वयं का पद और कार्य दोनों स्पष्ट रूप से प्राप्त करता है तथा उनके अनुसार अपने कर्तव्यों और अधिकारों के अनुरूप व्यवहार करता है। परिवार में पति, पत्नी, पिता, पुत्र, माता, पुत्र, भाई, बहन आदि का पद और भूमिका संस्थाएं निश्चित करती हैं। समाज के स्तर पर जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा, जागीरदारी प्रथा विभिन्न समूह की परिस्थिति और भूमिका प्रदान करती है। संस्थाओं का ये कार्य सामाजिक व्यवस्था के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। संस्कृति का हस्तांतरण। समाज और संस्कृति के बने रहने के लिए आवश्यक है कि इसके गुणों, ज्ञान, आविष्कार आदि का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं ये कार्य सदियों से करती आ रही हैं। संस्थाएं ही संस्कृति की प्रभावशाली वाहक हैं जो संस्कृति का लेन देन, प्रचार और प्रसार करती हैं। संस्थाएं संस्कृति की रक्षा तथा हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा एक समाज से दूसरे समाज को करती हैं। मार्गदर्शन, गाइडेंस। संस्थाएं व्यक्ति, समूह और समाज का मार्गदर्शन करती हैं। व्यक्ति को कब, कहाँ, कैसे और क्या करना है इसका संस्था कदम कदम पर मार्गदर्शन करती है। जाति व्यवस्था। प्रत्येक जाति के व्यक्तियों को सदस्यता, व्यवसाय, खान पान, शिक्षा, विवाह, परिस्थिति आदि सब कुछ व्यक्ति के जन्म के साथ ही निश्चित कर दिया करती थी। उसे हर पल तथा प्रत्येक परिस्थिति में संस्थाएं मार्गदर्शन करती रहती थी। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं व्यक्ति और समूह का मार्गदर्शन करती हैं। संस्था का ये विशेष महत्वपूर्ण कार्य है। समुदाय और संस्थाओं में अंतर। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन। समाजशास्त्रियों ने समुदाय और संस्थाओं पर प्रमुख अंतर निम्न बताए। कार्य प्रणाली। व्यक्ति समुदाय का सदस्य होता है, व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं होता। संस्था और समुदाय में क्या अंतर है? पहला अंतर है कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर व्यक्ति
समुदाय का सदस्य होता है, संस्था का नहीं। दूसरा समूह, वह व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय क्या व्यक्तियों का समूह होता है, संस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। निश्चित भूभाग के आधार पर समुदाय निश्चित भूभाग में स्थित होता है, संस्था का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। मूर्तता, समुदाय में व्यक्तियों का समूह और निश्चित भूभाग होने के कारण इसे देख सकते हैं, ये मूर्त होता है, संस्था अमूर्त होती है। कार्य प्रणाली, समुदाय कार्य प्रणाली नहीं है, संस्था कार्य प्रणाली होती है। उद्देश्य के आधार पर समुदाय का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, संस्था का विशिष्ट उद्देश्य होता है। साधन, समुदाय साधन नहीं है, संस्था आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन होते हैं। समुदाय शायद के आधार पर समुदाय शायद होते हैं, संस्था शायद नहीं होती। सापेक्षता, समुदाय में अनेक संस्थाएं होती हैं, संस्था समुदाय में एक साधन है, एक कार्य प्रणाली। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का वीडियो हमारी संस्था के ऊपर था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।